जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम इसका 7वां क्लास करेंगे। तो इससे पहले के क्लास अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां पर स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां से जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो स्टैटिक जीके का प्रश्न है ये आपको कहाँ काम आएंगे। तो साथियों, ये प्रश्न जो है आपको आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पे काम आएंगे और मुख्यतः इसमें जो है हम आपको उन प्रश्नों को शामिल किए हैं आज के सेशन में जो आपको बीपीएससी के लिए जो है आपको महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, बीपीएससी 69वां जो है उसका जो है आपको वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपको बीपीएससी टीचर, तो इस सब में आपको ये प्रश्न जो है काम आएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं करते हैं तो मतलब तैयारी करते हैं तो वहां से क्या होगा जानते हैं कि सारे प्रश्न जो है आपको काम आएंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न कर रहा है, समझिए वो क्या कह रहा है, पहले समझेंगे। मेरा कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जो है वो आपको मिला है या उससे सम्मानित किया गया। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पे क्या होता है कि आपको परेड का जो होता है आपको आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। इसके कर्तव्य पथ और उसमें विभिन्न राज्य जो होती है अपनी झांकियां जो होती है वो आपको निकालती है। तो इस बार की झांकी में जो प्रथम पुरस्कार मिला है ना वो आपको उत्तराखंड को मिला है। किसको मिला है? उत्तराखंड को। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन जानते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बात आती है कि ये जो पहला अवार्ड मिला है झांकी में वो किस राज्य को मिला है। तो देखिए, तो पहला स्थान जो मिला है साथियों वो आपको उत्तराखंड, किसको मिला है? उत्तराखंड को। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा स्थान जो मिला है वो आपको महाराष्ट्र को। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। और तीसरा स्थान जो मिला है वो आपको उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को। तो याद रखिएगा, ये जो आपको गणतंत्र दिवस के मौके पे जो इस झांकी का आयोजन हुआ था वो कहाँ से हम कहेंगे? दिल्ली के कर्तव्य पथ पे। क्या कहेंगे? दिल्ली के कर्तव्य पथ पे, ठीक है ना। और इस साल जो है भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस जो था वो आपको मनाया था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और गणतंत्र दिवस मनाया कब जाते हैं? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो होता है हमारा संविधान क्या होता है कि आपको लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए हमारे यहाँ जो होते हैं गणतंत्र दिवस आपको मनाया जाता है। कब? आपको मतलब 26 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस के जो आपको अतिथि थे पहले गणतंत्र दिवस के, ठीक है ना, वो कौन थे? तो देखिए, तो पहले गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो आपको डॉक्टर सुकर्णो थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला प्रश्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए, तो पद्म विभूषण से इस बार जो है ना वो आपको यानी कि टोटल जो है आपको 6 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। देखिए, तो ये हो गया आपको पद्म विभूषण। क्या हो गया? पद्म विभूषण, ठीक है ना। उसके बाद जो जगह साथियों वो आपको पद्म भूषण। तो पद्म भूषण से जो है वो आपको 9 लोगों को जो है वो आपको सम्मानित किया गया। इससे भी आप याद रखेंगे पद्म भूषण से कितने लोगों को? तो 9 लोगों को। उसके बाद आपको पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री। तो साथियों, पद्मश्री से जो है वो आपको यानी कि कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो आपको 91 लोगों को। कितने लोगों को? 91 लोगों को। मतलब ये हो गया कि इस बार 2023 में पद्म पुरस्कारों के तहत जो है टोटल आपको 106 अवार्ड जो है ना वो आपको दिए गए अलग अलग श्रेणियों में, ठीक है ना। ये जो पद्मा अवार्ड है इसको क्या किया गया कि आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक है सबसे पहले आपको पद्म विभूषण जो आपको 6 लोगों को दिया गया। उसके बाद है आपको पद्म भूषण जो 9 लोगों को दिया गया। पद्मश्री 91 लोगों को। देखिए, तो टोटल जो दिया तो आपको कितने हो जाएंगे? देखिए, तो यानी कि 91 900 यानी 106 हो गया। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये पद्म पुरस्कार है क्या। तो देखिए, तो हमारे यहाँ ये जो नागरिक पुरस्कार है क्या है? नागरिक पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत होती है ना साथियों वह आपको 1954 में। कितना होती है? 1954 में। और इस नागरिक पुरस्कार को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक जो होगा आपको भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न, ठीक है ना। और एक जो हो जाएगा वो आपको पद्म पुरस्कार। क्या हो जाएगा? पद्म पुरस्कार, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो पद्म पुरस्कार है साथियों क्या है? पद्म पुरस्कार, ठीक है ना। इस पद्म पुरस्कार को क्या करेंगे, ये 3 भागों में बांट देंगे। जरा सा इसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। कि पद्म पुरस्कार को कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में से। देखिए, उसके 3 भाग कौन कौन है जरा सा समझिए। एक हो जाएगा आपको यानी कि पद्म विभूषण। क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको पद्म भूषण। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। और फिर आपको पद्मश्री। क्या हो जाएगा?
पद्म श्री। तो इस सब चीज को आपको अच्छे से याद रखना कि देखिए ये जो देख रहे हैं पद्म पुरस्कार, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक कौन है? तो आपको सबसे पहले यानी कि पद्म विभूषण, उसके बाद कौन है? पद्म भूषण, उसके बाद कौन है? तो आपको पद्म श्री। तो इस बार जो है ना पद्म पुरस्कार के तहत टोटल 106 लोगों को जो है आपको यह अवार्ड जो है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन पुरस्कारों को जो है वो आपको क्रम के हिसाब से सजाइए, मतलब कि पहला नंबर पे जो है वो आपको मतलब किस पुरस्कार को, नागरिक पुरस्कार को रखा गया है। तो देखिए, तो इसमें पहले नंबर पे है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आपको पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे जो है वो आपको पद्म श्री। ठीक है ना। तो देखिए लास्ट बार भारत रत्न अवार्ड जो है वो आपको 2019 में मिला था। कितना में मिला था? 2019 में। 2019 से अभी तक किसी भी व्यक्ति को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है ना। और अब तक भारत रत्न से जो है टोटल आपको 48 लोगों को क्या किया, आपको सम्मानित किया गया। मतलब 1954 से लेके अभी तक जो कुल है वो आपको 48 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से क्या किया गया कि आपको सम्मानित जो है वो आपको किया गया। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना चाहिए। जो 2 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए ये सब थोड़ा सा क्या है कि बीपीएससी का जो सेट है उसमें से हम इस सारे प्रश्नों को रखे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग अपने तैयारी का आकलन जो है वो आप कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जो है आपको जीता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। यहाँ से एक बात आती है कि फीफा विश्व कप जो हुआ था 2022 में वो आपको कहाँ हुआ था? तो कहेंगे वो आपको कतर में। क्या कहेंगे? कतर में। और कतर की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है? तो कहेंगे दोहा में। कहाँ है? दोहा में। तो इसी कतर में क्या होता है कि आपको फीफा विश्व कप 2022 का जो होता है वो आपको क्या आता है, क्या आपको आयोजन होता है। तो इन चीजों को देख लेना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि फीफा विश्व कप 2022 के जो उप विजेता है वो कौन है? तो देखिए इसके जो उप विजेता है वो आपको फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। ठीक है ना। क्या है? फ्रांस। जबकि विजेता कहेंगे तो आपको अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो आपको 1986 में भी क्या हुआ था कि आपको फीफा का वर्ल्ड कप जो था वो आपको जीता था। इसे याद रखिएगा 1986 में। और आपको क्या कहते हैं 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को जीता था। उसके बाद फ्रांस जो है 1998 में। ठीक है। इसके अलावा 2018 में फीफा वर्ल्ड कप के क्या थे कि आपको विजेता थे। तो इस सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। यहाँ से बात आती है कि फीफा आखिर क्या है क्या। तो देखिए तो ये जो फीफा है ना वो आपको दुनिया में क्या है, दुनिया में फुटबॉल को क्या कि नियंत्रित करने वाली जो है वो आपको एक संस्था है। ठीक है ना। और इस फीफा की स्थापना होती है आपको 1904 में। कितने में होती है? 1904 में। और इस फीफा का जो मुख्यालय होता है वो आपको ज्यूरिख में होता है। क्या होता है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख मतलब स्विट्जरलैंड। क्या कहेंगे? स्विट्जरलैंड। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है फीफा विश्व कप। ठीक है ना 2022। तो यहाँ से और याद रखिएगा कि 2026 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो आपको कहाँ होगा? तो साथियों 2026 में फीफा का वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से आपको अमेरिका, ठीक है ना, इसके अलावा आपको कनाडा, क्या है कनाडा, और आपको मेक्सिको में होगा। क्या होगा? मेक्सिको में। मतलब कि तीनों देश जो है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को क्या करेगा कि आपको होस्ट करेगा। और 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जो है ठीक है ना वो आपको 48 टीम जो है वो आपको खेलेगी। कितनी टीम खेलेगी? 48 टीमें। ठीक है ना। अभी तक जो था आपको 32 टीमें जो थी वो आपको हिस्सा लेती थी। ठीक है ना। लेकिन अब जो है क्या है लेंदे हैं तो आपको 48 टीमें जो होगी वो आपको 2026 से भाग लेंगे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है ना वो आपको 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो आपको लियोनेल मेसी को दिया गया। ठीक है ना। और ये अर्जेंटीनाई जो फुटबॉल टीम है उसके ये क्या है कि आपको कैप्टन है। और इनके जर्सी का नंबर 10 है। जानते होगा पूरी दुनिया जो है 10 नंबर जर्सी के क्या है कि आपको दीवाने हैं। ठीक है ना। और 7 नंबर जर्सी के यानी कहने का मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, ठीक है ना, किलियन एम्बापे, ये सब आपको फुटबॉल के क्या है कि आपको सितारे है। क्या है? सितारे हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ी में इन लोगों की क्या होती है कि आपको गिनती होती है। तो देखिए यहाँ से एक बात आती है कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया जाता है। तो देखिए तो टूर्नामेंट में, ठीक है ना, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप के जो टूर्नामेंट होते हैं उस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो होता है वो आपको गोल्डन बॉल के अवार्ड से जो होता है वो आपको सम्मानित किया जाता है। और इसमें पूछ देंगे क्या कि बताइए कि गोल्डन बूट क्या है? गोल्डन बूट किसको दिया जाता है? तो देखिए तो गोल्डन बूट जो है ना वो आपको सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है। किसको मिलता है? जो खिलाड़ी सर्वाधिक गोल करता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? सबको गोल्डन बूट। और जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं टूर्नामेंट में, ठीक है ना, उसको क्या दिया जाता है जानते हैं? तो वह आपको यानी कि गोल्डन
वॉर अवार्ड जो है वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना, एग्जाम में आए या नहीं आए, आप इसको याद रखिएगा। ये जो गोल्डन बुट है और ये जो आप देख रहे हैं क्या जानते हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड, यह आपको 1982 से दिया जाता है। मतलब दोनों अवार्ड जो है फीफा ने कब जो रहा था, तो आपको 1982 में। और ये जो देख रहे हैं गोल्डन बुट, इसको पहले कहा जाता था क्या जानते हैं, गोल्डन शू, लेकिन 2010 में इसको गोल्डन बुट कहा जाने लगा। तो 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस के जो खिलाड़ी थे, ठीक है ना, किलियन एम्बापे, ठीक है ना, 24 वर्षीय खिलाड़ी, उन्हें क्या होता है कि सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बुट अवार्ड से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। और पीटी उषा को हम लोग पूरन परी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पूरन परी के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो पीटी उषा है, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये आपको 4 एशियाई खेलों में क्या किए थे कि आपको भारत के लिए जो थे वो आपको स्वर्ण पदक जीते थे। मतलब इनके पास जो है 4 स्वर्ण पदक जो है वो आपको किस खेल का जानते हैं, तो आपको एशियाई खेल का, किस खेल का, एशियाई खेल का, ठीक है ना, मतलब एशियन गेम्स का। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। प्रशांत एक बात और याद रखिएगा, एशियाई खेल की शुरुआत भारत में कब होती है, तो आपको 1951 में। क्या है, 1951 में। और पहला एशियाई खेल जो होता है वो आपको नई दिल्ली में क्या होता है कि आपको आयोजित किए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, पीटी उषा जो थे आप 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में, किसमें, 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में क्या थे कि आपको 400 मीटर बाधा दौड़ में जो थे वो आपको चौथे स्थान पर रहते। किस स्थान पर रहते, चौथे स्थान पर, ठीक है ना। और मात्र सेकंड के 100वें भाग से वे पदक जीतने से क्या हुए थे कि आपको चूक गए थे। तो सोचिए कि लाइफ में समय का कितना वैल्यू होता है। ये पीटी उषा जी क्या कहते हैं कि सेकंड बोल दिए, इसके जो 100वां भाग होता है ना, उससे ये क्या होता है जानते हैं कि आपको पदक जीतने से चूक जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि एथलीट में क्या है, एथलीट में भारत की पहली महिला कौन थी जो आपको फाइनल जो थी वो आपको खेली थी, तो वो थी आपको कौन जानते हैं, पीटी उषा, जो 400 मीटर बाधा दौड़ में क्या किए थे कि भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। और आपको लॉस एंजेलिस ओलंपिक में ये चौथे स्थान पर रहे थे। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो यही भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और इनका प्रतिबद्धता है कि भारत को खेलों में क्या करना है कि आपको सुधार लाना है, ठीक है ना। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, ऐसा इन्होंने अपने एक ट्वीट में कहते थे। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्या करना है सुनिए। क्या कि किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के, ठीक है ना, क्रिस गेल, क्या है, क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो वह खिलाड़ी है अपना ईशान किशन। क्या है, ईशान किशन, ठीक है ना। ईशान किशन ने मात्र 126 बॉल पर, कितना बॉल पर, 126 बॉल पर 200 शतक लगाया था। किस टीम के खिलाफ था, आपको बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो क्रिस गेल है ये कहाँ के खिलाड़ी थे, तो ये आपको वेस्ट इंडीज के, और इनको मिस्टर यूनिवर्स के नाम से जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो आपको 22 अक्टूबर, ठीक है ना, या 23 अक्टूबर का, 22 या 23 अक्टूबर 1764 को। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया है 22 अक्टूबर 1760, 22 अक्टूबर 1762, 25 अक्टूबर 1764, 25 अक्टूबर 1759। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि बक्सर का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो आपको 22 अक्टूबर 1764 को। यहाँ से बात आती है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो आपको किसके बीच हुआ था। देखिए, तो एक तरफ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका जो सेनापति था वो था आपको हेक्टर मुंडो। कौन था, हेक्टर मुंडो, ठीक है ना। और एक तरफ जो था वो आपको कौन था जानते हैं, बंगाल का नवाब। इससे भी याद रखिएगा कौन था, बंगाल का नवाब। उसके बाद जो था अवध का नवाब, ठीक है ना। और मुगल बादशाह था, कौन था, मुगल बादशाह था। इस बात को याद रखिएगा। अवध क्या है, अवध, या इसी को हम लोग कहते हैं लखनऊ। क्या कहते हैं, लखनऊ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अवध क्या कहेंगे, अवध या लखनऊ उसको बोलिए, ठीक है ना। उसके बाद जो जाएगा आपको मुगल, क्या है, मुगल बादशाह। ये तीनों जो थे एक तरफ, और इधर जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। लेकिन इस युद्ध में जो मुगल सेना का नेतृत्व करता है, सॉरी मुगल सेना कह रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व करता है हेक्टर मुंडो। यहाँ से बात आती है, क्या जानते हैं कि जो आपको मतलब क्या कहते हैं कि बक्सर के युद्ध में जो बंगाल के नवाब होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए, तो बंगाल के जो नवाब होते हैं उस समय वो आपको मीर कासिम कौन होते हैं, मीर कासिम, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपको अवध का नवाब जो होता है तो आपको शुजा उदौला कौन होता है, शुजा उदौला। उसके बाद है आपको मुगल बादशाह, वो आपको शाह आलम द्वितीय होते हैं। कौन होते हैं, शाह आलम द्वितीय। इसमें जो होता है ना, आपको इस संयुक्त सेना की क्या होती है कि आपको हार होती है, और इसमें जीत होती है हेक्टर मुंडो को। और इसी युद्ध को जीतने के बाद क्या होता है कि
1965 में जो होता है वो आपको इलाहाबाद की संधि होती है। किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की क्या होती है कि आपको संधि होती है, ठीक है ना। इससे भी आपको याद रखना है कौन सी संधि होती है, तो इलाहाबाद की क्या होती है कि आपको संधि होती है, कब जानते हैं? तो आपको 1765 में। और इसी संधि के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो होता है दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। और यहीं से जो कंपनी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भारत के राजनीतिक मामलों में क्या कर देती है कि आपको हस्तक्षेप कर देती है, अर्थात यहाँ से वो शासन करना क्या कर देता है कि आपको शुरू कर देता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर ये कि बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो आप कहोगे हेक्टर मुंडो, ठीक है ना। पॉइंट क्लास की में पूछते हैं तो हो जाता है आपको रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है ना, विकल्पों का अवलोकन कीजिए। क्या कीजिए? अवलोकन कीजिए। देखिए कह रहा है नीम, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है अफीम, कपास, क्या है? कपास। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, इनमें से किस फसलों को उगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव जो है आपको डाला जाता था? तो देखिए तो नील की खेती के लिए क्या था कि आपको भारतीय किसानों पर जो है वो आपको दबाव जो था वो आपको डाला जाता था, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार के चंपारण में तीन कठिया व्यवस्था क्या थी कि आपको लागू थी। तो तीन कठिया व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि किसानों को अपने भूमि के, ठीक है ना, क्या है भूमि के, यानी कि 3/20 हिस्से पर क्या होता था कि आपको खेती करना पड़ता था। क्या होता था? नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती से जो होता था किसानों की भूमि जो थी बंजर हो गई जाती थी। तो इससे किसान जो था वो आपको मुक्त होना चाहता था। क्या था? मुक्त होना चाहता था, ठीक है ना। तो इसी तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या होता है कि आपको बिहार आते हैं गांधी जी, और उसके बाद क्या करते हैं कि आपको चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाकर क्या करते हैं, ध्यान दें कि आपको ये जो तिनकठिया व्यवस्था है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि तिनकठिया व्यवस्था का जो संबंध है वो आपको किस राज्य से? तो कहेंगे तिनकठिया व्यवस्था का जो संबंध है साथियों वो आपको कहाँ से है? तो कहेंगे कि वो जो है आपको बिहार से है। और बिहार के कहा? तो आपको चंपारण से, ठीक है ना। और चंपारण के बारे में याद रखेंगे कि अभी जो है आपको पश्चिम चंपारण ये बिहार का जो है सबसे उत्तरी जिला है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बिहार के जो सबसे उत्तरी जिला है वो आपको कौन है, तो क्या कहिएगा? तो आपको पश्चिम चंपारण। क्या कहेंगे? पश्चिम चंपारण। क्योंकि देखिए बीपीएससी का सेट है तो थोड़ा सा जान लीजिए। दक्षिणी जिला कहेंगे तो वो कौन हो जाएगा? तो आपको गया। उसके बाद अगर पूर्वी जिला पूछा जाए वो हो जाएगा आपको किशनगंज। क्या जाएगा? किशनगंज, ठीक है ना। और उसके बाद हो जाएगा साथियों आपको यानी कि पश्चिमी जिला, तो वो कौन हो जाएगा जानते हैं? तो वो जाएगा आपको मतलब कैमूर। क्या जाएगा? कैमूर, या क्या कहेंगे भभुआ। क्या है? भभुआ। इस बात को याद रखिएगा। यह बिहार के क्या है कि जिलों की स्थिति है, मतलब चौहदी जिसको कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो यह आपको कौन किया था जानते हैं? तो आपको अजीब को ने। कौन किया था? अजीब को ने, ठीक है ना। तो अशोक और अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उसने क्या किया था कि आपको बराबर की जो गुफाएं हैं उसको आश्रम के रूप में क्या कर दिया था? अजीबको को भेंट कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो अशोक है यह आपको किस वंश से था? तो आपको कहेंगे मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ठीक है ना। और दशरथ जो था इन्हीं के पोता थे। क्या थे? पोता थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और सम्राट अशोक के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या कर लिया था कि आपको बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। और अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? तो 273 ईसा पूर्व में, लेकिन विधिवत रूप से कहेंगे तो हो जाएगा आपको 269 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध जो कि आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ था राजा खारवेल और अशोक के बीच। और यही युद्ध जो होता है अशोक के कठोर हृदय को परिवर्तित करता है और वो बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है? अपना लेता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवई, ओपी में से कोई नहीं। तो देखिए तो बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि देखिए कि और भी लोग थे जो आपको गांधी जी के साथ क्या थे कि आंदोलन से जुड़े थे, जैसे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजकुमार शुक्ल हो गए जो कि स्वयं क्या थे चंपारण के किसान थे। इसके अलावा आपको अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, राम दयालु सिंह हो गए। तो ये सब बिहार के ऐसे नेता थे जो गांधी जी के साथ क्या थे कि आपको मतलब कि किसान आंदोलन का जो थे वो आपको नेतृत्व जो थे वो आपको किए थे। तो यहाँ से कुछ चीज आपको और जान लेना क्या है, जान लेना है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है ना। इसके आंसर को अगर हम देखते हैं क्योंकि बीपीएससी का सेट है तो देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना, अनुग्रह नारायण सिंह, इसके अलावा राम दयालु सिंह। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपको क्या लगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से
एक से क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अधिक, क्या है, अधिक, ठीक है ना। इस प्रश्न के आंसर को सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि राजकुमार शुक्ल जी स्वयं किसान थे, क्या थे, स्वयं किसान थे, ठीक है ना। और वो क्या कहते हैं कि आपको मतलब गांधी जी से अनुरोध किए थे 1916 के आपको लखनऊ अधिवेशन में कि आप चलिए चंपारण, और वहां पे किसानों की स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब है, आप उसकी स्थिति के सुधार के लिए कुछ करे कीजिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक किसान नेता ही थे, ठीक है ना। तो यहाँ से बात याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम दयालु सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोग ऐसे लोग थे जो आपको गांधी जी के साथ क्या कहते हैं कि आपको किसान आंदोलन का क्या कहते हैं कि आपको नेतृत्व किए थे, कहा था आपको चंपारण में, ठीक है ना। इन सभी बातों को आपको देख लेना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है सुनिए। कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो देखिए तो ये हो जाएगा आपको चंपारण सत्याग्रह। और एक चीज याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था ना, वो आपको चंपारण सत्याग्रह था। क्या था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपको 1917 में हुआ था। लेकिन अगर इसमें पूछेंगे कि गांधी जी ने चंपा मतलब सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किए थे वो आपको कहाँ किए थे, तो आपको दक्षिण अफ्रीका में कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा कब, तो आपको 1906 में, कितना में, 1906 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि गांधी जी ने आपको सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो क्या कहेंगे, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। अब यहाँ से और भी चीज आएंगे, जैसे देखिए इसमें और भी आंदोलन दिए हुए हैं, जैसे खेड़ा किसान आंदोलन, देखिए आपको 1918 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में। और इस आंदोलन में बारडोली सत्याग्रह में जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो कौन जानते हैं, तो आपको सरदार पटेल, कौन कहेंगे, सरदार पटेल। और ये जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की जो उपाधि होती है इसी आंदोलन के सफल होने के बाद बारडोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। और पटेल जी को हम लोग साथियों आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या कहेंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं, तो क्या किया गया जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अभी दुनिया की सबसे जो ऊंची स्टैचू है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो आपको 182 मीटर है, ठीक है ना। और फुट में कहिएगा तो 597 फुट, ठीक है ना, यानी कि 597, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये फुट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुट में। उसके बाद एक से और याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात के नर्मदा जिले के क्या है कि आपको केवड़िया में है। तो इन सभी बातों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को लेके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, ठीक है, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो देखिए ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है इनका जो संबंध है ना वो आपको बिहार के किसान आंदोलनों के साथ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से ही क्या हुआ था, 1936 में अखिल भारतीय आपको किसान सभा का गठन हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, 1936 में, ठीक है ना। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, ठीक है ना, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके ये संस्थापक भी थे। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसका गठन जो होता है क्या होता है, तो आपको लखनऊ में होता है, क्या होता है, लखनऊ में। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको लखनऊ में हुआ था। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर बात करेंगे। देखिए कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, मतलब कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए मतलब कि दुनिया भर में प्रसिद्ध था, तो कहेंगे बौद्ध दर्शन के लिए। किसके लिए, बौद्ध दर्शन के लिए। और हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाया था वो आपको कुमारगुप्त प्रथम ने। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कुमारगुप्त प्रथम जो था वो आपको क्या था जानते हैं कि आपको गुप्त वंश का शासक था, जिसका शासनकाल जो है आपको 414 ईस्वी से 400 मतलब 55 ईस्वी है। इन चीजों को याद रखिएगा। और कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है साथियों वह आपको किस लिए प्रसिद्ध है जानते हैं, तो वह आपको शांति व सुव्यवस्था के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। कुमारगुप्त प्रथम जो था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। तो इस सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुमारगुप्त प्रथम का जो अन्य नाम है वो आपको क्या है, साथियों कुमारगुप्त प्रथम का जो अन्य नाम है ना वो आपको सक्रादित्य, क्या है, सक्रादित्य। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम का जो आपको अन्य नाम है वो क्या है, तो क्या कहिएगा, सक्रादित्य है, ठीक है ना।
और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जो आपको बौद्ध दर्शन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर हम चर्चा किए हिंसांग का, तो हिंसांग जो था हर्षवर्धन के काल में, किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में क्या हुआ था कि आपको भारत आया था, जो 629 से 644 ईस्वी तक रहा था। और इस हिंसांग को हम लोग यात्रियों का क्या कहते हैं जानते हैं, राजकुमार। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं जानते हैं, शक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। और यह चीन का यात्री था कौन, तो आपको हिंसांग। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए इसमें से दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कोई है ही नहीं, क्या है, कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से एक बात आती है कि पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था तो कौन शासक बनाया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मगध की, क्या बात करेंगे, मगध की। तो मगध की जो राजधानी थी वो आपको कहाँ थी, आपको राजगिरी, कहाँ थे, राजगिरी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको गिरिवलज क्या है, गिरिवलज, यह आपको मगध की क्या थी, क्या आपको राजधानी थी, क्या थी, राजधानी थी। लेकिन इसी राजधानी को क्या होता है जानते हैं कि आपको राजगिरी से परिवर्तित करके कहा जानते हैं कि आपको जो पाटलिपुत्र लाता है, कौन लाता है, पाटलिपुत्र, वह आपको उदाई लाता है, कौन लाता है, उदाई लाता है। यहाँ से एक बात आती है, ये जो उदाई था यह कौन था, यह हर्यक वंश का तीसरा राजा था, कौन था, तीसरा राजा। तो इसका मतलब हो गया कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बिंबिसार, कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है ना। उसके बाद आपको दूसरा शासक जो था आपको अजातशत्रु था, क्या था, अजातशत्रु था। तो देखिए तो कहेंगे अजातशत्रु के पुत्र, ठीक है ना, और बिंबिसार के पौत्र उदाई ने क्या किया था कि आपको गिरिव्रत से, राजगिरी से राजधानी को परिवर्तित करके क्या लाया था, तो आपको पाटलिपुत्र लाया था। तो देखिए तो इस ऑप्शन में कहीं भी उदाई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगर इसी में 4 ऑप्शन देता, क्या देता, 4 ऑप्शन देता, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता ए, क्या हो जाता ए। मतलब कि अगर ये देता उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, अगर ये ऑप्शन नहीं देता तब इसका आंसर क्या होता, ए होता, क्या होता, ए होता। लेकिन यहाँ बीपीएससी का सेट है तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जानते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट जो है आपको क्या करना है कि आपको आंसर देना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो देखिए तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में, क्योंकि आपको पता होगा कि मगध पे शासन करने वाला जो पहला वंश था वो आपको हर्यक वंश था, और हर्यक वंश की स्थापना कब होती है, 544 ईसा पूर्व में। इसके अलावा आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको 16 महाजनपदों का उदय होता है, और उसी 16 महाजनपद में से एक आपको जो था मगध था, और मगध सबसे अधिक शक्तिशाली क्या था कि आपको महाजनपद था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से बात आती है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो साथियों 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिलती है ना वो आपको बौद्ध ग्रंथ अनुभूत निकाय से कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अनुभूत निकाय से। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो बौद्ध ग्रंथ है इसका नाम क्या बताइए, अनुभूत निकाय, क्या है, अनुभूत निकाय। उसके बाद आपको जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, क्या है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से क्या होता है कि हमें जो जानकारी मिलती है तो आपको 16 महाजनपदों के बारे में। और ये जो 16 महाजनपद है इसका उदय जो होता है वो कब होता है, तो 16 महाजनपद का उदय जो होता है वो आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन जो है चीन के बीच में किया गया था। तो देखिए तो हैदराबाद क्या था कि आपको एक देशी रियासत था जिसका भारत में जो विलय कर लिया जाता है 1948 में। लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होता है भाषा के आधार पर, क्या होता है, भाषा के आधार पर, तब ये जो आपको हैदराबाद है इसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या कर लिया जाता है, आपको विभाजित कर लिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो राज्यों का गठन हुआ था वो कैसे हुआ था, तो कहेंगे आपको भाषा के आधार पर हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो आपको बनती है कब बनती है, 1953 में। देखिए आयोग जो बना था ना वो आपको 1953 में, ठीक है ना। उसके बाद 1955 में आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, और 1956 में इसी की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है कि आपको संविधान में 7वां संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होते हैं वो आपको बनते हैं। और भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है फिर से वो आपको भाषा के आधार पर किया जाता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए, तो इसमें जो हो जाएंगे ना, अधिकतम जो होते हैं वो आपको 64 जो है वो आपको क्या होता है कि आपको जो उम्मीदवार होते हैं उसको क्या किया जा सकता है कि ईवीएम में जो है आपको रखा जा सकता है। लेकिन क्या होता है, एक वोटिंग पेपर होते हैं जिसमें आपको 16 जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि उम्मीदवार होते हैं। अगर 16 से अधिक उम्मीदवार होंगे तो ईवीएम में जो होता है एक अलग बुलेटिन पेपर जो होता है उसको लगाया जाता है और उसी के समानांतर क्रम में उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ईवीएम के द्वारा भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो आपको किस वर्ष हुआ था। तो ईवीएम के द्वारा भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था साथियों वो आपको 2004 में। और इस 2004 के आम चुनाव में यूपीए की क्या होती है कि आपको जीत होती है, मतलब यूपीए गठबंधन जो होती है अपनी सरकार बनाती है और यूपीए गठबंधन की ओर से आपको प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें हम लोग भारत में आर्थिक उदारीकरण के पिता के नाम से क्या कहते हैं जानते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री अब तक के जिनके हस्ताक्षर आपको नोटों पर देखने को मिलेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वे जो है आपको राज्यसभा सदस्य रहे थे असम से। वर्तमान में जो है वे आपको राजस्थान से जो है आपको राज्यसभा सदस्य है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो वह आपको बलवंत राय मेहता समिति, जो कि आपको 1957 में गठित होता है और 1959 में जो होता है आपको क्या होता है, इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। देखिए, तो भारत में जो पंचायती राज का स्वरूप है उसको पहले जान लीजिए, वो आपको कहता है। साथियों, भारत में जो पंचायती राज का स्वरूप है ना वो आपको त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। जैसे देखिए, त्रिस्तरीय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होगा जानते हैं कि आपको ग्राम स्तर पर क्या हो जाएगा, ग्राम स्तर पर। तो देखिए, तो ग्राम स्तर पर आपको ग्राम पंचायत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। उसके बाद है आपको प्रखंड स्तर। तो देखिए साथियों, प्रखंड स्तर की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपको कौन जाते हैं, तो आपको पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। इस बात को याद रखना है। और जिला स्तर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो जिला स्तर पर हो जाएगा आपको जिला परिषद। क्या हो जाएगा? जिला परिषद। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं क्या कि ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, तो ये आपको मुखिया जी होते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख कौन होते हैं, तो उसको प्रमुख ही कहा जाता है, जो आपको कई सारे पंचायत समिति अपने में से क्या करते हैं, चुनते हैं। जिला परिषद जो अध्यक्ष होते हैं उसको कहा जाता है जिला परिषद अध्यक्ष, जो कि कई जिला परिषद मिलकर क्या करते हैं कि अपने में से किसी एक को जिला परिषद अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको चुनते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है, यहाँ से याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से। और दूसरा राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था वो था आपको आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो देखिए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्देश्य है आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है कि आपको सत्ता में साझेदारी करना। ठीक है ना, यही इसका क्या है कि आपको उद्देश्य है। तो इस सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया और आपको 73वें संशोधन के द्वारा ही संविधान में आपको 9वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। और उसके बाद जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था को 29 कार्य जो है निर्धारित कर दिए गए थे। सभी बात आपको याद रखना है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है यह आपको स्थानीय स्वशासन का एक हिस्सा है और भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो आपको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ सबसे पहले सीमा बनाने वाले राज्य है कौन कौन? देखिए, असम है, मेघालय है, मिजोरम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। देखिए, असम, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद आपको त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और उसके बाद हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। क्या है? देख लेना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो बांग्लादेश है, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो कितना है? ये आपको 4096 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा जो बाउंड्री है वो आपको बांग्लादेश के साथ ही क्या होता है कि आपको शेयर होता है। तो इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। बांग्लादेश का निर्माण जो है वो आपको 1971 में हुआ था। ठीक है ना, और बांग्लादेश के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है ना, वो आपको शेख मुजीबुर रहमान ने। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अगर मिला था शेख मुजीबुर रहमान का, तो वह आपको इंदिरा गांधी का सपोर्ट जो था उनको काफी ज्यादा मिला था। और पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का क्या हुआ था कि आपको निर्माण किया गया था। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। आगे चलते क्या है सुनिए। क्या कि मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच?
तो देखिए तो मैकमोहन रेखा जो है साथियों वो आपको भारत और चीन के बीच में क्या करती है कि आपको सीमा बनाती है। तो यहाँ से एक बात आती है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? देखिए आपको 1914 में कितना हुआ था? 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। कहाँ? तो कहेंगे आपको शिमला में। क्या है? शिमला में। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो किया था वो आपको सर हेनरी मैकमोहन ने कौन किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण किया था कौन? तो क्या कहेंगे? सर हेनरी मैकमोहन ने। तो देखिए ये जो मैकमोहन रेखा है इसको जो है चाइना नहीं मानता है, ठीक है ना। यहाँ से एक बात आएगी कि मैकमोहन रेखा है कहाँ? तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा के नाम से क्या करते थे? क्या आपको जानते थे? 2018 के दरोगा का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन जो था आपको पूछा गया था बिहार दरोगा में कि नेफा का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। तो इसमें से ऐसे पूछा जाता है कि नेफा में ई का मतलब क्या होगा, एफ का मतलब क्या होगा, ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो चाइना जो मानता है वो आपको एलओसी को मानता, सॉरी एलएसी को मानता है। किसको मानता है? एलएसी को। मतलब चाइना किसको मानता है? एलएसी को। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, ठीक है। तो देखिए ठीक है एलएसी और आपको क्या कहेंगे? ये क्या कहते हैं आपको? मैकमोहन रेखा। ये दोनों जो है वो आपको किसके बीच है? तो भारत एवं चीन के बीच में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात आएगी कि नेफा का मतलब क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट। देखिए एन से नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा एन से क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है ना। ईस्ट से हो जाएगा आपको ईस्ट, क्या हो जाएगा? ईस्ट। एफ से हो जाएगा आपको फ्रंटियर, क्या हो जाएगा? फ्रंटियर, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसा ए से क्या हो जाएगा? तो आपको एजेंसी, क्या हो जाएगा? एजेंसी, ठीक है ना। यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यही नेफा का क्या है कि आपको पूर्ण रूप है, ठीक है ना। और नेफा के नाम से जाना किसको जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करा है उस पर बात करते हैं। देखिए क्या करा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से क्या होती है कि आपको मिलती है? देखिए कह रहा है कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो देखिए तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का। देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो आपको क्या होता है कि आपको भूटान से मिलती है। क्या मिलती है? भूटान से मिलती है, चीन से मिलती है, लेकिन नेपाल से नहीं मिलती। तो यह आपको नहीं होगा। मेघालय जो है तो मेघालय की सीमा जो है वो आपको पश्चिम बंगाल से मिलता है। तो यह आपको नहीं होगा क्योंकि तीन देशों की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल का सीमा जो है वो आपको नेपाल से मिलता है, भूटान से मिलता है, लेकिन चीन से नहीं मिलता है। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा देखिए नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी क्या होती है कि आपको मिलती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर एक बात आती है कि नेपाल जो है, ठीक है ना, ये भारत के उत्तर में क्या है कि आपको स्थित है। भूटान जो है यह भारत के गोद में बसा हुआ है। चीन भी जो है ये आपको भारत के उत्तर में जो है क्या है कि आपको स्थित है। तो इस सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो आप देख रहे हो क्या नेपाल, तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य जो होते हैं वो आपको क्या कहते हैं कि आपको सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ जो है भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। चीन के साथ जो है वो आपको 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 जो है आपको क्या राज्य सीमा बनाते हैं, मतलब कि टोटल 5। तो देखिए कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? देखिए कह रहा है अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुरा। तो शिवालिक जो है आपको हिमालय पर्वत का क्या है कि आपको हिस्सा है, यानी कि दक्षिणी हिस्सा है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिमालय, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे आगे और आगे चलेंगे और कुछ बातों को क्या करेंगे कि आपको जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ बातें क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ठीक है ना, आपको 8,848 मीटर और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो होता है सागरमाथा के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा जो है वो आपको नहीं है? क्या है? नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए सभी राज्यों में जो है आपको हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। तो देखिए तो जो प्रमुख हिमालयी राज्य है उसमें आपको कौन कौन है उसको याद रखिएगा। तो देखिए लद्दाख, क्या हो जाएगा? लद्दाख, ठीक है ना। ये सबसे पहले याद आपको रखना है क्या? लद्दाख। चलिए लद्दाख के बाद जो जाएगा वो आपको उत्तराखंड नहीं, पहले हिमाचल प्रदेश है। क्या ये हिमाचल प्रदेश में बताइए, पहले आपको लाइन से लिखिए। तो ये हो जाएगा आपको जम्मू, क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। देखिए हिमालय राज्य का नाम बता रहे हैं, क्या देखिएगा। उसके बाद जो हो जाएगा कौन जानते हैं आपको? ये लद्दाख, क्या है? लद्दाख। हालांकि दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो जाएगा आपको यानी कि हिमाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद जो हो जाएगा साथियों हो जाएगा आपको उत्तराखंड, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है ना। उसके बाद जो जाएगा आपको क्या जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा?
अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए उसके बाद जो हो जाएगा क्या जानते हैं, तो आपको सिक्किम, क्या हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम के अलावा आप और याद रखेंगे क्या जानते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, क्या हो गया सिक्किम हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको ये नागालैंड, क्या है नागालैंड, ठीक है ना। उसके बाद आपको मणिपुर, क्या है मणिपुर, ठीक है ना, क्या है मणिपुर। मणिपुर के बाद हो जाएगा आपको मिजोरम, क्या हो जाएगा मिजोरम, क्या है मिजोरम। मिजोरम के अलावा जो जाएगा आपको त्रिपुरा, क्या जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के अलावा जो जाएगा आपको असम, क्या जाएगा असम, क्या है असम, ठीक है ना। उसके बाद आपको मेघालय, क्या है मेघालय। तो ये सब ऐसे राज्य है जो भारत के हिमालयी राज्य है, क्या है हिमालयी राज्य है, ठीक है ना। जो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, इसमें क्या करा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए उत्तराखंड में है, बिल्कुल है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में भी है, उसका हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ई हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बीपीएससी वाला सेट एनालिसिस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगी। आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है। देखिए कह रहा है विंध्याचल, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो देखिए तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको दोदाबेटा, क्या है दोदाबेटा है, जो पश्चिमी घाट पर्वत का क्या है कि आपको एक पर्वत के क्या है कि आपको हिस्सा है, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 2695 क्या है कि आपको मीटर है। और यह केरल राज्य में क्या है, केरल राज्य में जो है वो आपको स्थित है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहते हैं तो वो जाता है आपको दोदाबेटा, क्या हो जाता है दोदाबेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा था, ठीक है ना, मतलब हिस्सा है। अगर अभी पूछेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कहिएगा दोदाबेटा। दूसरा कहेंगे तो आ जाएगा आपको क्या कहते हैं, क्या आपको ये सॉरी ये जो देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये इसको थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं कि आपको देख लेते हैं, क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए साथियों, अब जो हमारा प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो आपको अनाई है। कौन है अनाई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए इसमें जो है कहीं पर जो है आपको अनाई नहीं दिया हुआ। अगर दूसरा सबसे ऊंची चोटी कहते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, तो क्या हो जाता है आपको दोदाबेटा, क्या हो जाता है दूसरी सबसे ऊंची दोदाबेटा, जो कि नीलगिरी का हिस्सा है। लेकिन पहला जो है वह है आपको अनाई, क्या है अनाई, जो कि आपको पश्चिमी घाट पर्वत का क्या है कि आपको हिस्सा है, क्या है पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा, जो कि आपको केरल राज्य में क्या है कि आपको स्थित है। तो इस सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको। तो देखिए तो सबसे पहले ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें पोषण स्तर के जो होते हैं आपको सामान्यतः 3 से 4 प्रकार होते हैं, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और तो क्या होता है आपको घटक होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो फायदेमंद स्थिति में होता है, ठीक है ना, उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त करता है वो आपको सर्वाहारी कौन करता है सर्वाहारी। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है, तो आप क्या कहिएगा जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको सर्वाहारी को। चलिए नेक्स्ट क्या करा है समझते हैं। खैर निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, किस मामले में। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक है ना, ठीक है ना, वो आपको व्यावसायिक बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है। तो देखिए कर रहा है परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार में, बैंकों के विलय में, बैंकों के समापन में। तो ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि परिसंपत्तियों की तरलता में, शाखा विस्तार में, बैंकों के विलय में और बैंकों के समापन में। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।